कर देता हूं। हाँ भाई, लेसन नंबर जो 5 है उसमें 28 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज पीएच, एक्सप्लेन द रेंज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। करवाई थी उस दिन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच, बताया था ना कि इफ पीएच लेस देन 7 तो क्या हो जाएगा एसिडिक, और पीएच ग्रेटर देन 7 से ग्रेटर देन हो तो वो क्या हो जाएगा बेसिक, और यदि पीएच इक्वल हो 7 के तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। यही होगा और कुछ। ओके सर। और सर एक ये पेज नंबर 71 पे ट्राई योर सेल्फ है पेज नंबर 71 पे ट्राई योर सेल्फ है। 71 पर एक नंबर पर नहीं, ट्राई योर सेल्फ दे रखा है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ रखा है। ये रहने दो। रहने दे। हाँ ओके सर। हाँ, अब एक काम, अब देखो कुछ करा देता हूं मैं भी, आपके कंफ्यूजन होगा। 24 का क्वेश्चन देखो। द concentration of hydrogen ion in a solution is 1 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। फाइंड द pH of this solution, इज इट एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो ये देखिए, तो ये क्या बोल रहा है कि एक कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो कितने आयंस है, ठीक है, ये बोल रहा है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है। तो आपको पता है कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है माइनस log बेस 10 H प्लस आयन, यही होता है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि पीएच के अंदर कितना है H प्लस आयन कितना है माइनस log बेस 10 और H प्लस आयन है 1 इंटू 10 की पावर -4, इतने आयन है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। तो देखिए अब इसको कर दो, इंटू किस में आएगा प्लस। प्लस में, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 1, ठीक है। इस माइनस को कॉमन ले लो, फिर क्या आ जाएगा 1 आ गया ना, 1 प्लस log बेस 10 की पावर क्या आ गई -4, यही होगा। अब आगे देखिए, tan 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, और फिर इसको कर देंगे तो क्या आएगा देखो, pH इज इक्वल टू -0, फिर क्या जाएगा प्लस log बेस 10, इसको ओपन करो तो क्या जाएगा -4 log बेस 10 और 10, ठीक है, 0 हट गया। अब देखिए log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि देखिए log 1 इज इक्वल टू 0 और log बेस 10 बराबर क्या हो जाएगा 1, ये याद रखने का करो, 1 बराबर 0, ठीक है, और 10 बराबर 1, 100 बराबर 2, 1000 बराबर 3, ऐसे होगा, समझ गए ना। तो यहां 1 लिख दो, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो -4 इंटू 1, क्या आ जाएगा pH इज इक्वल टू 4। तो उस सॉल्यूशन की pH कितनी है 4, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है एसिडिक या बेसिक, एसिडिक। वेरी कैसा होगा एसिडिक एसिडिक। सॉल्यूशन होगा। एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि उसकी जो pH है वो 7 से कम है, क्लियर। फिर उसके बाद में देखिए 30 का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। यस सर। हाँ 30 का देखो क्या है, 30 का है कि व्हाट हैपन व्हेन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कर्ड और सौर सब्सटेंस केप्ट इन मेटेलिक कंटेनर। ये बोल रहा है कि क्या होगा यदि कर्ड या कोई भी सौर सब्सटेंस मतलब खट्टे पदार्थ को किस में डाला जाए, मेटेलिक कंटेनर, कोई भी मेटल के कंटेनर में डाला जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है सौर सब्सटेंस में क्या होता है, एसिड या बेस? एसिड। एसिड होता है, क्योंकि एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट। तो सौर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, तो उसमें क्या पाया जाएगा, एसिड। और जो मेटल है, मेटल किसी भी चीज का हो सकता है, आयरन का, कॉपर का, ठीक है, इनमें से किसी का भी हो सकता है। तो वो मेटल मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस के कारण जो फूड सब्सटेंस है वो कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, पॉइजनस हो जाएंगे। कैसे, पॉइजनस हो जाएंगे, और उस मेटल का कोरिजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि जब किसी फूड सब्सटेंस को किसी मेटल कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो उस मेटेलिक कंटेनर के अंदर रखे जाने पर वह एसिड जो है उस मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एंड इट बिकम द पॉइजनस द फूड, ठीक है, एंड स्टार्ट द कोलिजन ऑफ मेटल। मेटल का कोलिजन स्टार्ट कर देती है और फूड पॉइजनस हो जाता है। फिर है टीथ आर नॉट क्लीन आफ्टर डिनर। वो आपको पता है टूथ डिके वाला, याद है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें आपको लिखना है टूथ डिके के बारे में, ठीक है। तो टूथ डिके देखिए क्या होगा कि टूथ डिके के अंदर ये होता है कि जब हम रात को खाना खा के सोते हैं तो उस समय यदि इफ आफ्टर द डिनर वी शुड क्लीन आवर टीथ, ठीक है, वेल, अच्छी तरह से दांत को साफ करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करे देन it attract the virus, it attract the bacteria, many type of bacteria toward the teeth। यह बैक्टीरिया को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वह हमारे दांतों के चारों तरफ बैक्टीरिया हो जाएंगे और वो एसिड सिक्रेट करेंगे, ठीक है। जनरली द pH ऑफ आवर माउथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 अप्रोक्सीमेटली, और यह pH एसिड के सिक्रेशन के कारण बिलो होगा, कम होगा, और कम होता हुआ यदि यह 5.5 से बिलो हो जाए, कम हो जाए, तो यह क्या कर देगा, हमारे दांतों का के ऊपर क्रैकिंग चालू कर देगा, जिसे क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट है Yes, sir. 31 का क्वेश्चन। 31 वाला क्वेश्चन देखो। देखिए, ए सबस्टेंस ए रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस द गैस बी, ठीक है, एफिब्रेंस गैस बी बर्न विथ पॉप साउंड, नेम ए एंड बी, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ए और बी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर रियल में रिएक्शन सही तरीके से समझी हुई है तो आपको दिक्कत होगी नहीं, सवाल ही नहीं हो पैदा होता दिक्कत होने का। देखो किस तरीके से होगा ऐसे क्वेश्चन को, कि ये बोल रहा है कि ए रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस गैस बी, क्या, एंड प्रोड्यूस गैस बी विद पॉप साउंड, बी विद पॉप साउंड। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, बी प्रोड्यूस करता है। अब देखो पॉप साउंड तो किस में निकलता है, हाइड्रोजन में। किस में निकलता है, हाइड्रोजन में। तो इसका मतलब H2SO4, और यहाँ क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ही तो निकलेगी, तो इसका मतलब ए क्या है, और हाइड्रोजन कब निकलती है, जब एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, कोई मेटल, मेटल रिएक्ट करता है ना, तभी तो निकलती है। तो मेटल के रूप में आप इसमें दे दो जिंक, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, जिंक, ठीक है। तो यह आ जाएगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस जिंक सल्फेट, प्लस जिंक सल्फेट। तो यहां पर आपको बताना भी पड़ेगा ए इजिकल टू क्या है, जिंक, और बी इजिकल टू हाइड्रोजन गैस। तो इसका नाम जिंक और यहां हाइड्रोजन, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन
अटेम्प्ट करना है। फिर आगे देखिए 34, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कैसे बनता है भाई, सोडियम क्लोराइड के एक्वेटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको बताया था क्लोरबेस क्लोरएल्काई प्रोसेस। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की दो मेथड थे, एक बार देखो इसको छोड़ो, अगर इसमें देखो तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के दो मेथड थे। पहला मेथड सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, जिससे क्या बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट? हेलो सर यस सर। हेलो यस यस सर। ठीक है। अब देखिए फिर है सोडियम कार्बो, और दूसरा मेथड क्या था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहे थे, जिससे दो मॉलिक्यूल क्या बन रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट की। तीसरा है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ेगा। और सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, ये सारी रिएक्शन कुछ दिन पहले ही करवाई थी। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भाई, दो मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट दे करके, गर्म करके, जिससे क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और उस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दो। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कैसे बनता है भाई, स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप क्या मिला दो, क्लोरीन गैस फ्लो कर दो। कौन सी गैस करनी है फ्लो, क्लोरीन गैस फ्लो कर दो, जिससे क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इनके यूजेस सारे बताए हुए हैं। फिर है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और बनाना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 393 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट दे करके जिप्सम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका लेसन। अब इसमें से कुछ और चीज बच रही थी, वो और करवा देता हूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ध्यान से समझ लो। अब जो चीज करवा रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इतनी इजी नहीं है। अब जो चीज करा रहा हूं फुल डिटेल में करा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एसिड बोलो, बेस क्या बनेगा, बेस ऑनलाइन सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, अब देखो वाटर। किस तरीके से करते हैं। यदि एसिड और बेस सेम है तो जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो साल्ट की नेचर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यदि बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो साल्ट की नेचर क्या होगी, वीक। क्लियर? तो ये चीज याद रखना। एक एक दो एग्जांपल दे देता हूं। देखो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा अमोनियम सल्फेट NH4 SO4। ठीक है, और क्या बनेगा वाटर, दो मॉलिक्यूल क्या बनेगा वाटर। तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक सोल्ट। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है सोल्ट, सॉरी एसिडिक है, एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग है। आया क्या समझ में, आगो? सर ठीक है, अब और एग्जांपल क्या देना पड़ा है, एक एक और देखो। यदि वीक को स्ट्रॉन्ग कर दें, सॉरी को बेस को क्या करते हैं अपन स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो देखो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग को बेस को क्या कर दो स्ट्रॉन्ग कर दो। अब ऐसा कोई एग्जांपल देखो, वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड, एग्जांपल क्या ले लो H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देखने में दिक्कत आ रही है क्या, इधर आ जाओ दोनों।
ठीक है, आपको दिख रहा है साहब, कार्बोनिक एसिड H2CO3। बेस कोई मजबूत ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कैसे हुआ, तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग और वीक के सारे एग्जांपल करवाए हुए हैं ना, उन्हीं में से कुछ भी उठा लो, और रिएक्टिविटी आपको सारी बताई हुई है। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट, पहला क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। फिर उसके बाद में 2H2O, क्या बनेगा? 2H2O। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पलक, यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब देखो नो सर। ये क्या, हाँ, ये क्या हो जाएगा? कैसा नेचर होगा साल्ट का? कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? वेरी गुड, इसका नेचर होगा बेसिक, बेसिक सोल्ट। भाई क्यों? क्योंकि एसिड वीक है और सोल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी नेचर क्या होगी? बेसिक होगी। क्लियर? दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहां करवा दूं क्या? एक एक ही दे रहा हूं, बहुत है ऐसे यार, इतने एग्जाम्पल करवाए, आप लोग लिख लेना। थर्ड पॉइंट देखो, ये लिख लेना, साथ में है नहीं आपके। फिर है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर देखो, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही ले लो, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? NaCl, वेरी गुड, प्लस H2O। अब इसकी नेचर कैसी होगी? न्यूट्रल होगी, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो इसको क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल, न्यूट्रल सोल्ट। क्लियर? और Yes, फोर sir. का जो क्वेश्चन, फोर का जो बनता है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो अब ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, वीक एसिड का, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, तो कार्बोनिक ही दे देता हूं, एसिडिक में आपके कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो कार्बोनिक ले लो H2CO3, कार्बोनिक एसिड। वीक बेस का ले लो, कौन सा लोगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, क्यों? तो क्या आ जाएगा? NH4OH, चाहो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी हाइड्रोक्साइड ले सकते हो आप, ठीक है। तो बोलो, देखो, अमोनियम की वैलेंसी 1, इसकी 2 है, तो यहां पर भी 2 लगा दो, 2 करने के लिए, ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो NH4 2CO3, अमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसकी नेचर बताओ कैसी है? हाँ भाई, ऑनलाइन श्रुति, हेलो, सर नहीं पता। है? हेलो, सर नहीं आता। हाँ पलक, इसकी नेचर होगी न्यूट्रल। कैसी होगी? न्यूट्रल सोल्ट। अरे तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक चीज बताओ, इधर एसिड स्ट्रॉन्ग है, इधर देखो, एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग, बेस क्या है? वीक, तो साल्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ही होगा, सॉरी एसिडिक ही होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब देखो, इधर एसिड वीक, साल्ट स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस, बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट भी कैसा होगा? बेसिक ही होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही होगा। अब देखो, अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको न्यूट्रल कर देंगे। और इसी प्रकार से दोनों ही सेम है, इसमें भी वीक वीक है दोनों, एसिड और बेस, तो क्या कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो यही चीज एक लास्ट रह रही थी,
इसको उतार लो, फिर मैं आपको, आप निकालो अपना लेसन नंबर 12 नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए अब आगे देखिए, बाद में आप लोगों को भेज दूंगा इसका, ठीक है, ये लिखवा दूंगा बाद में। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, लेसन 12 नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता होगा आपका जो 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीएससी के द्वारा, ठीक है ना। आपको मैं इसके लिए लिंक सेंड कर दूंगा, आप अपना सिलेबस देख लेना, कौन कौन से लेसन है वो हटे हैं, डिलीट किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं उनको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए द मेन नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन रिसोर्स क्या होते हैं। बोलिए भाई, रिसोर्स क्या होते हैं, बोलो। व्हाट इज रिसोर्स? हाँ श्रुति बोलो भाई। सर जो अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जिसको अपन लोग यूज ले रहे हैं। वेरी गुड। तो देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि दैट थिंग्स या दैट सब्सटेंस विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग और विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी कि ऐसे थिंग, ऐसी चीजें या ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन के द्वारा क्या किए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, विच इज ऑब्टेन बाय नेचर, दैट रिसोर्सेज विच इज ऑब्टेन बाय रिसोर्सेज obtained by nature is called natural resources. Obtained by nature is called natural resources. Example of natural resources, हाँ वेरी गुड, वुड है, ये सब कुछ ही है, सब कुछ ही है। लाइट है, सनलाइट है, एयर है, ठीक है, जो विंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज, सोयल, प्लांट्स, ठीक है, वुड ऑफ प्लांट, वाटर, ठीक है, एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है, ऑन देम वी आर कंप्लीटली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन देम। यानी कि हर वो चीज जिस पर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या है, डिपेंड है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, या उसे हम रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। हम आज के टाइम पर, आज से क्या, जब से ह्यूमन बना है, हम पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हो गए हैं। अब आगे देखो, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई थी, ठीक है, 9th क्लास में भी थी बायोडाइवर्सिटी, और अभी भी ये बायोडाइवर्सिटी के कई चैप्टर है, कई जगह आएगा ये बायोडाइवर्सिटी। तो अपना जो ये अर्थ है, जिसको आप कहते हो इकोसिस्टम, ठीक है, साइंस की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, अपने इस यूनिवर्स को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, इन दिस इकोसिस्टम द एवरी ऑर्गेनिज्म आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर। इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर
जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, पूरी तरीके से डिपेंड है। अब इकोसिस्टम के अंदर ये अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ आपको पता है डिफरेंट टाइप की क्या है, गैसेस पाई जाती है। ठीक है, इधर क्या पाया जाता है, सन भी पाया जाता है, इधर क्या पाया जाता है, सन। ठीक है, बिकॉज विदाउट द सन वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ, अपनी लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते सन के बिना। ठीक है ना। तो इसके अलावा डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती है, प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर रिसोर्सेज पाए जाते हैं सच एज वाटर, सोयल एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए कि हम एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। पूरी तरीके से डिपेंड होने का मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सहेल का। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, कौन लेता है, प्लांट लेते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो एक लूपिंग हो गई, लूप बोलते हैं इसको, साइकिल हो गई एक। ठीक है, अपन ये नहीं कह सकते ये कहाँ से शुरू हुई, कह सकते हो क्या भाई, ये कह सकते हो कहाँ से स्टार्ट हुई है साइकिल, हम ये नहीं कह सकते कि ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, तो एक ये लूप हो गया इसका। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स तो हो गए, अभी नेचुरल रिसोर्स के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो अब देखिए नेचुरल रिसोर्स के टाइप आपकी बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं, 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, जिसके अंदर 2 प्रकार के डेवलप्ड रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें एक आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज और बी क्या आता है, पहला डेवलप्ड रिसोर्सेज और दूसरा क्या बताया बी वाला, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है ना, सेकंड है पोटेंशियल, शेयर। पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज की। यानी डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, जो आज के टाइम में है, जिसकी हमें क्वांटिटी और प्रॉपर्टी के बारे में पता है और फिर भी आज हम उसका यूज कर रहे हैं। हालांकि इस टाइप के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इस टाइप के जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, लिमिटेड है। ठीक है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, उपयोग, यूज कर रहे हैं। जैसे ऑयल, ऑयल है तो ऑयल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ऑयल है, कोल है, कोयला, तो हमें पता है कि ये क्या है, लिमिटेड है, और इसका यूज हम आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इसके अलावा दूसरा है पोटेंशियल। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या आएगा, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। हाँ, हाँ, हेलो श्रुति, यस सर। आवाज आ रही है ना, यस सर। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। हाँ, तो देखिए क्या आएगा, कोल, पेट्रोलियम, और आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर एक मिलती है ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, महाराष्ट्र में क्या है, ब्लैक सॉइल। ये सारे के सारे किस में आते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर। फिर उसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होगा कि ये रिसोर्स के बारे में, इस प्रकार के जो रिसोर्स है उन रिसोर्स के बारे में हमें पता है, लेकिन इसकी आज हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देयर इज नो रिक्वायर्ड इन दिस टाइम, लेकिन इन फ्यूचर हमें इसकी रिक्वायर होगी, हमें इसकी जरूरत होगी। एग्जाम्पल, 20 साल पहले विंड मिल बन गई थी, लेकिन उस समय
इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी, ठीक है, लोगों को इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, तो उसकी इतनी ज्यादा यूज नहीं थे, लेकिन उस समय उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन आज है, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, पोटेंशियल। इसी प्रकार से यूरेनियम नाम सुना होगा, ठीक है, यूरेनियम का यूज आज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आज हमें, ठीक है, लेकिन यूरेनियम का यूज वैसे देखो एटॉमिक बम और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो एटॉमिक बम से हमें कोई मतलब नहीं है, किसको उड़ाओगे आप, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए होता है, लेकिन आज अदर वे भी तो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रो पावर भी है, आगे आएगा, हाइड्रो पावर भी है, विंड मिल भी है, ठीक है, और भी कई प्रकार के थर्मल वगैरह, लेकिन ये हम लोग सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है कि इन चीजों से हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम की जरूरत होगी। तो यूरेनियम आज इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये किस में आता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज की, ये रिसोर्सेज अबाउट विच नो डेटा इज अवेलेबल एंड इज नॉट बीइंग यूज्ड करंटली इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। समझ में आ गया? देयर आर पॉसिबिलिटी दैट सच रिसोर्सेज शैल बी यूज इन फ्यूचर, यानी अब इनकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इनकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बी, सेकंड देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अंदर ए आ जाएगा बायोटिक, ठीक है, और बी आ जाएगा ए बायोटिक, बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो देखिए बायोटिक जो जिसमें क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक में क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग जितने भी है ना, वो क्या होते हैं, बायोटिक में आते हैं। एग्जांपल बताओ लिविंग का, है? अच्छा, और यानी लिविंग बीइंग से जो चीज प्राप्त होती है ना, तो क्या 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 आ सकता है, बोलो? हाँ हाँ बोलो भाई। जैसे कि फायर, फायर कौन सा, वुड से, और वुड कहाँ से, लिविंग बीइंग यानी प्लांट से प्राप्त होती है, फ्रूट है, ठीक है। इसके अलावा टिम्बर है, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आएगा, बायोटिक में, ठीक है ना, ये सारा बायोटिक। और एबायोटिक में क्या आएगा, यानी कि जो कहां से प्राप्त जो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना, जो कहां से आता है, नॉन लिविंग थिंग से। अब एग्जांपल जैसे मेटल्स है, एलिमेंट्स जो आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग ही तो है। लाइम स्टोन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जिसको कहते हो, ये सारे के सारे किस में आते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, अर्थ से। और अर्थ क्या है, नॉन लिविंग। क्लियर? तो दो प्रकार के तो हो गए, पहला डेवलप में, जिसमें कौन कौन सा था डेवलप में, बोलिए? एक तो था डेवलप रिसोर्सेज, और दूसरा क्या था, पोटेंशियल, और फिर दूसरा क्या है, ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें कौन कौन सा है, बायोटिक और एबायोटिक। क्लियर? एबायोटिक। अब जो करवा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना, थर्ड वाला। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर कौन कौन से हैं, पहला है लोकल, लोकल नेचुरल रिसोर्स। अब लोकल जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे आयरन, जैसे कॉपर, ठीक है, जैसे कॉपर है। अब आपको पता है कॉपर कहां पाया जाता है, बोलिए? कॉपर कहां पाया जाता है, जैसे खेतड़ी, सिंगाना, इन दो तीन जगह ही पाया जाता है, ठीक है।
बुर्ज खलीफा, इन 2-3 जगह ही पाया जाता है। आपने इसमें एसएसटी में देखा होगा, ये एसएसटी के सी टॉपिक है, देखने में तो लगते हैं। इसके अलावा पहला है लोकल और दूसरा बी क्या है, यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं, दैट रिसोर्सेज विच इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ, जो हर जगह इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का एग्जांपल बताओ मुझे। सोयल, वेरी गुड, अर्थ पर हर जगह पाई जाती है। विंड, सनलाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। प्लांट, प्लांट भी तो है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, क्या होंगे, यूनिवर्सल। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सी है रिन्यूएबल एंड डी का है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं जी। यानी कि दैट रिसोर्सेज विच इज रिन्यूड बाय ह्यूमन बीइंग, जिसको बार बार यूज, रीयूज बाय ह्यूमन बीइंग, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। क्लियर, जिसको एक बार नहीं आप कई बार यूज कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल। एग्जांपल विंड, विंड को क्या बार बार यूज नहीं कर रहे हैं अपन। यानी कि आप ये भी देख रहे हो, रिन्यूएबल जो होते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कैसा होते हैं, अनलिमिटेड। यानी कि यह इसको बार बार में अपन यूज कर सकते हैं। जैसे पानी गंदा हो गया, साफ करके वापस पी सकते हैं ना, तो ये क्या है, रिन्यूएबल में आता है। आया गया, विंड मिल आ सकती है भाई, वो हवा को बार बार में यूज ले रहे हैं, तो वो भी किस में आता है, रिन्यूएबल में आता है। सोलर है, विंड है, तो आप ऐसी चीजों का नाम लिख देना जो अनलिमिटेड हो भाई, सोलर सिस्टम, विंड मिल, ठीक है, वाटर। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, रिन्यूएबल में आते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नॉन रिन्यूएबल जिसका यूज एक बार ही किया जा सकता है, बार बार इसका यूज नहीं किया जा सकता। इसका बार बार में आप यूज नहीं कर सकते हो, एक ही बार आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर। एंड दीज आर कैसे होते हैं, ये तो अनलिमिटेड होते हैं और ये लिमिटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, अर्थ पर लिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर। तो ये किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ठीक है ना, यूरेनियम जो है, नेचुरल गैसेज, ये सारे के सारे किस में आते हैं, किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका टॉपिक। कल या परसों में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा, परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है लैंग्वेज वगैरह में, सुन लो, तो आप मेरे को बता देना। आपको लैंग्वेज, हेलो कुछ बोल रहे हो क्या?